एपिसोड की स्टार्टिंग में एक वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिसमें एक स्ट्रक्चर का सीन दिखाया जाता है, टावर ऑफ मलेवलेंस, जिसे लोग कहते हैं हार्बिंजर ऑफ डिसास्टर्स। और अचानक ये कहीं से भी प्रकट हो जाता है। साथ ही अनगिनत डीमंस और मॉन्स्टर्स भी इमर्ज करते हैं। ये ह्यूमैनिटी पर हैवॉक डालते हैं और उसे होपलेसनेस में धकेल देते हैं। उनका डिवस्टेशन इतना भारी था कि मैनकाइंड एक्सटिंक्शन के ब्रिंक पर पहुंच गया। तब उभरते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ अवेकेंड, जिन्हें कहते हैं फाउंडर्स। ये लेजेंडरी वॉरियर्स मैनेज करते हैं मॉन्स्टर्स थ्रेट्स को पुश बैक करने में और आखिरकार उन्हें डिफीट कर देते हैं। टावर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ह्यूमैनिटी पहली बार जीत हासिल करती है अगेंस्ट दीज क्रीचर्स फ्रॉम अनदर डायमेंशन। फाउंडर्स बन जाते हैं हीरोज और उनकी लेजेंडरी फीट्स इमॉर्टलाइज होती हैं मौजोलियम ऑफ द फाउंडर्स में। 100 साल बाद एक लड़का है किनागी मनाटो। वो लाइब्रेरी में बैठा है, एक बुक में एनग्रॉस्ड है, बुक अबाउट दीज लेजेंडरी फिगर्स। वो पढ़ता है एक फियरलेस सोल्जमैन की कहानी जिसने सिर्फ वुडन स्टिक लेकर 10,000 सोल्जर्स को सिंगल हैंडेडली डिफीट किया। फिर उसे पता चलता है एक वाइज विजर्ड की कहानी जो पावरफुल मैजिक कास्ट कर सकता था बिना कोई इनकैंटेशन बोले। लेकिन अब की एरा में ये स्टोरीज बस लेजेंड्स या फेरी टेल्स मानी जाती हैं, रियलिटी से बहुत दूर। फिर भी केनागी का सपना है हिस्ट्री में अपना नाम एनग्रेव करना, जैसे फाउंडर्स ने किया था। और वो बोलता है सील ऑफ द चोजन वंस। एक मिस्टीरियस मार्क उस पर सील ऑफ द चोजन वंस दिखाई देता है और वो डिसाइड करता है मैं प्रूव करूंगा कि मैं इस टाइटल के योग्य हूं। लेकिन रियलिटी हार्ड हिट करती है। उसके क्लासमेट सेलिब्रेट कर रहे हैं क्लास पास करने की खुशी में। केनागी अभी भी बैठा है, उसकी नजरें फोन स्क्रीन पर टिक गई हैं। स्क्रीन पर जो मैसेज ब्लिंक कर रहा है वो कंफर्म करता है उसकी वर्स्ट फियर सच हो गई है। वो हंटर्स क्वालिफिकेशन एग्जाम में फेल हो गया है। हंसी और चीयर्स चारों तरफ गूंज रहे हैं, लेकिन उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। और जैसे कि ये काफ़ी नहीं था, उसकी क्लासमेट्स उसे मॉक करना शुरू कर देते हैं, जोक्स उड़ाते हैं, चलो पार्टी करें, और सार्कास्टिकली कहते हैं तुम ट्रैश क्लीन करो। एक अवेकेंड होने के नाते वो जानता है सिंपल रूल नाम लिखना ही सक्सेस की थी। फिर भी वो 3 कंसेक्यूटिव साल फेल हो चुका है, सिर्फ रिडिक्यूल और डिस्ग्रेस का लेबल पाया है। ये उसका फाइनल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो हाथ से स्लिप हो रहा है और वो सोचता है हंटर बनना इम्पॉसिबल ड्रीम है। क्लासरूम में अकेला वो साइलेंटली डिस्कार्डेड स्क्रैप्स ऑफ पेपर उठाता है। थॉट्स भारी हैं, डिसअपॉइंटमेंट से भरे। रिटन एग्जाम में परफेक्ट स्कोर पाने और ईयर्स डेडिकेट करने के बाद भी ऑरा रिफाइन करने के बावजूद सब कुछ यूजलेस लगा। उसकी क्रेस्ट सपोज मार्क ऑफ स्ट्रेंथ अब एम्प्टी स्कार लगती है। ट्रैश कैन को पकड़ते हुए फ्रस्ट्रेशन और सौरो दोनों अंदर से उबलते हैं और फिर वो बोल पड़ता है मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ। फाउंडर्स में सबसे ऊपर एक्नॉलेज होने का सपना उसके मन में है, फेलियर से बाहर निकलने की चाह उसके अंदर है। तभी एक आवाज़ उसकी डिस्पेयर को काटती है। वो आवाज़ उसका नाम बुलाती है और स्कूल की गीट्स की ओर बढ़ने को कहती है। रियलिटी में वापस शेकन वो हेजिटेट करता है, मैं भूल ही गया। और फिर एक साय के साथ वो सोचता है काश एक बार मुझे एडमायर किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, जैसे ए रैंक हंटर हाकी केसाई। स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। हाकी केसाई और उसकी चाम के बारे में मर्मरिंग कर रहे हैं और फिर हाकी खुद सामने आता है, अपॉलोजेटिक स्माइल फ्लैशिंग। वो स्टूडेंट से बात करता है कमोशन के लिए एक्नॉलेजमेंट देते हुए। मीनवाइल हाकी के फॉलोअर्स अपनी नज़रें किन्नाकी पर डालते हैं, बिरेट करते हैं उसे लेट आने और अपने लीडर को वेट करवाने के लिए। केनागी स्टैमर करता है, वीक अपॉलॉजी ऑफर करता है, लेकिन एस्केलेट होने से पहले हाकी खुद इंटरवीन करता है। कैजुअली वो सबॉर्डिनेट्स को बैक डाउन करने का इंस्ट्रक्शन देता है। एक फॉलोअर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हाकी फोर्सफुल स्माइल के साथ जेस्चर करता है प्रेस की तरफ। रिपोर्टर्स की प्रेजेंस कोई ऑब्जेक्शन उठाने की हिम्मत नहीं छोड़ती। सबॉर्डिनेट्स जल्दी से अपोलोजाइज करते हैं। एक रिपोर्टर ईगरली हाकी के पास आता है और उसे दिखाता है एक फोटोग्राफ जो अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री के कवर के लिए है। फोटो में कैप्चर है वो एग्जैक्ट मोमेंट जब उसने ड्रैगन को एक ही स्वॉर्ड स्ट्रोक में वैंक्विश किया। जब हाकी से पूछा जाता है उसके थॉट्स के बारे में, वो रिस्पॉन्ड करता है प्राइड और एम्बैरेसमेंट दोनों के मिक्स में। वो कहता है फोटो भले ही ग्रेट हो, लेकिन खुद को इस तरह ग्लोरीफाइड देखना उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। कनागी और हिजाकी 3 साल पहले एकेडमी में साथ एंटर हुए थे, लेकिन उनकी पाथ्स शुरू से ही अलग रहीं। हिजाकी एक प्रोडिजी, हर सब्जेक्ट में एफर्टलेसली टॉप मार्क्स, और कनागी बस एक आफ्टर थॉट, हिजाकी के कांस्टेंट टॉर्मेंट का कन्वीनियंट टारगेट। अब डॉक्यूमेंट्री के लिए पूरे दिन हिजाकी के साथ रहना मजबूरी है और कनागी खुद से पूछता है आखिर मुझे बुलाया ही क्यों गया। तभी रिपोर्टर्स के बीच क्यूरियोसिटी स्पार्क होती है। उनमें से एक कनागी की तरफ पॉइंट करता है, पूछता है ये लड़का कौन है।
बिना हेजिटेशन हिजाकी मुड़ता है, इंट्रोडक्शन देने के लिए रेडी, लेकिन सेंटेंस के बीच रुक जाता है। वो हल्का सा झुकता है अपने एक फॉलोअर की तरफ, विस्पर करता है, इस लड़के का नाम क्या है? आंसर मिलता है किनागी मनाटो। स्मूथ नॉड के साथ हिजाकी नाम दोहराता है, ऐसे जैसे पहले से जानता हो, फिर जोड़ता है, किनागी के ग्रेड्स कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन उसे हिजाकी से हेल्प मांगने की आदत है, इतनी ज़्यादा कि कई बार हिजाकी की ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ये सुनकर किनागी स्टन रह जाता है। कन्फ्यूजन और गहरा हो जाता है जब हिजाकी रिपोर्टर्स से कहता है कि किनागी अक्सर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मांगता है, लेकिन किनागी सच जानता है, हिजाकी ही हमेशा उससे लेता आया है, कभी उल्टा नहीं। ये साल उसकी ज़िंदगी का सबसे ब्रूटल साल रहा है। ह्यूमिलिएशन, हेल्पलेसनेस, सब कुछ। रिपोर्टर्स हिजाकी की कहानी में पूरी तरह खो चुके हैं और उसे प्रेज करते हैं, फ्लॉलेस रोल मॉडल कहकर। और जैसे इस इमेज को सीमेंट करना हो, हिजाकी अचानक किनागी का कंधा पकड़ लेता है, कैमरास की तरफ देखते हुए अनाउंस करता है, ये लड़का जल्द ही अवेकेंड बनेगा, हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ेगा। रिपोर्टर्स का फोकस किनागी पर शिफ्ट हो जाता है। उन्हें लगता है वो ऑनर्ड फील कर रहा होगा। वो रिस्पॉन्स मांगते हैं, ग्रैटिट्यूड सुनना चाहते हैं। किनागी इस झूठ को डिनाई करने वाला होता है, लेकिन तभी हिजाकी झुककर उसके कान में मॉमस करता है, तुम टेस्ट फेल कर चुके हो, तुम वर्थलेस हो। वो दबाव बनाता है, बेटर है इसे एक्सेप्ट कर लो और ज्यादा ट्रबल मत लो। कंधे पर एक शार्प स्क्वीज और किनागी का दिमाग वापस खिंच जाता है उस पुराने टॉर्मेंट में। फियर उसके चेहरे पर साफ दिखता है, और जब वो बोलता है तो एक फोर्स्ड स्माइल के साथ। वो कहता है, मेरे पास अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है। इसके बाद हिजाकी आगे बढ़ जाता है, कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन अपने हाथ में ले लेता है। वो कहता है टाइम लिमिटेड है, डिस्कशन को आगे बढ़ाना होगा। वो अपने ट्रॉफीज की तरफ जेस्चर करता है और पीछे खड़ा किनागी कांपने लगता है। तभी वो दो रिपोर्टर्स की हश्ड बातचीत सुनता है। एक पूछता है, क्या किनागी का नाम मेंशन करने लायक भी है? दूसरा इमीडिएटली डिसमिस करता है, कोई केयर नहीं करेगा। उसी पल किनागी एक क्रूअल रियलिटी को पूरी तरह समझ लेता है। इस दुनिया में सिर्फ पावर डिसाइड करती है कि कौन याद रखा जाएगा, मोरालिटी का कोई वेट नहीं। वो अपने नाम को बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आंखों में भरे आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। तभी एक आवाज उसे उसकी सोच से झकझोर देती है। वो मुड़ता है और सामने देखता है हिजाकी को। हिजाकी अपने यूजुअल अंटुराज के साथ आ रहा है। बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वो ऑर्डर करता है, स्कूल के बाद फाउंडर्स मौजूलियम आना। किनागी अभी भी डिसोरिएंटेड पूछता है क्यों? हिजाकी बस माइंड करता है और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड सजेस्ट करता है, टेस्ट दोबारा देने का चांस। ये सुनकर किनागी शॉक में चला जाता है। कन्फ्यूजन और गहरा हो जाता है जब हिजाकी अश्योर करता है एसोसिएशन से वो खुद बात संभाल लेगा। जब किनागी उसके मोटिव्स पर सवाल उठाता है, हैकी साफ कर देता है, ये सब सिर्फ उसकी इमेज बूस्ट करने के लिए है। अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री का फाइनल सेगमेंट फाउंडर्स मौजूलियम में शूट होगा। सब कुछ वही रिकॉर्ड होना चाहिए और इशू को वहीं एड्रेस किया जाएगा। जाने से पहले हैकी एक बात क्लियर कर देता है, किनागी के पास कोई चॉइस नहीं है। किनागी वहीं खड़ा रहता है, सिचुएशन प्रोसेस करने की कोशिश करता हुआ। उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो खुद को हैकी की सेल्फ प्रमोशन का पॉन बनते देखता है, लेकिन ये एक रेयर सेकंड चांस भी है। रिजेंटमेंट के बावजूद उसके चेहरे पर एक फेंट स्माइल आ जाती है। वो डिसाइड करता है इस बार वो फेल नहीं होगा। बाद में फाउंडर्स मौजूलियम में कैमराज रोल होते हैं। डॉक्यूमेंट्री का फाइनल सीन अनफोल्ड होता है। लेंस कैप्चर करता है हिजाकी को हिस्टोरिक साइट के सामने। वो एक ग्रैंड डिक्लेरेशन देता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिपोर्टर्स उसे थैंक्स कहते हैं, मेंशन करते हैं ग्रेट फोटो कैप्चर हुई है। हैकी पोलाइटली रिस्पॉन्ड करता है, आर्टिकल के लिए एंटिसिपेशन एक्सप्रेस करता है। रिपोर्टर्स के जाते ही हैकी मौजूलियम के अंदर और डीप जाता है। उसके सबऑर्डिनेट्स कुछ डिग कर रहे हैं। वो पूछता है एंट्री पॉइंट मिला? वे एक्साइटेड होकर एक हिडन पाथवे की ओर इशारा करते हैं, पूछते हैं क्या यही वो है? तभी पीछे से एक आवाज आती है, उनके एक्शंस पर सवाल उठाते हुए। हैकी कैजुअली रिप्लाई करता है, ऑलमोस्ट अम्यूज्ड, कहता है अब तक समझ ही गए होगे। वो रिवील करता है ये एक ट्रेजर हंट है। वो दूसरा इंसान किनागी गुस्से में एक्सप्लोड करता है। हैकी को ग्रेव रॉबर कहता है, पूछता है क्या तुम्हें पता भी है यहाँ कौन आराम कर रहे हैं? हैकी कंसर्न डिसमिस कर देता है। फाउंडर्स की एक स्टैचू को किक करता है, कहता है पास्ट इरेलेवेंट है, रिच बनने का चांस बहुत बड़ा है। फाउंडर्स की रिमेन्स को बस मेयर रेलिक्स बता देता है। किनागी विजिबली अपसेट होता है, फाउंडर्स की ग्रेटनेस एक्नॉलेज करता है, कहता है वो उनकी लेगेसी एम्यूलेट करना चाहता है। रेज में हैकी पर झपटता है, लेकिन हैकी एफर्टलेसली डॉज कर जाता है और जोर से किनागी के स्टमक पर स्ट्राइक करता है। किनागी दर्द में गिर पड़ता है। हिजाकी उसे बिरेट करता है, असॉल्ट जारी रखता है। तभी उसके आदमियों में से एक इंटरप्ट करता है, एक अनाउंसमेंट के साथ। वो अनाउंस करता है कुछ वैल्यूएबल मिल गया है। एक आदमी ट्रेजर्स आगे रखता है, गोल्ड, रेलिक्स और उनके बीच एक सर्कुलर क्रिस्टल। क्रिस्टल से एक मिस्टीरियस ऑरा निकल रही है। हैकी एक्सटैटिक हो जाता है, कहता है ये मेरी फ्यूचर सिक्योर कर देगा।
अब काम करने की ज़रूरत ही नहीं। किनागी वीक हालत में उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बोलने की ताकत भी नहीं बची, लेकिन सब बेकार। हैकी उसे शर्ट से पकड़ता है और सिंपल वर्ड्स में समझाता है। वो शुरू से ही किनागी को यूज़ कर रहा था। वो रिवील करता है उसे किनागी के लाइब्रेरी विजिट्स के बारे में पता था, उसकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस भी। कोल्ड वॉइस में डिक्लेयर करता है, तुम्हारा पर्पस पूरा हो चुका है, तुम बस एक पॉन थे। इसके बाद हिजाकी उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाता है और उसके हंटर बनने के ड्रीम पर टॉन्ट करता है। वो अपना प्लान रिवील करता है, मोज़ोलियम के ट्रेजर्स चुराकर गायब हो जाना और ब्लेम डाल देना किनागी पर। क्लिफ के किनारे हैकी किनागी को पकड़े खड़ा है, मॉकिंगली पूछता है तुम्हारा नाम क्या था, और फिर खुद ही डिसमिस कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फाइनल क्रूअल गुड बाय और हैकी हाथ छोड़ देता है। किनागी गिरता है, रिवर में प्लंज करता हुआ। गिरते हुए उसके थॉट्स घूम रहे हैं, क्या ये सच में एंड है? सालों की ट्रेनिंग, एंडलेस टेस्ट्स, क्या सब कुछ बेकार था? वो महसूस करता है उसका अस्तित्व फेड हो रहा है, बिना किसी की मेमोरी में छोड़े। डिस्पेयर उसे निगलने ही वाला होता है कि अचानक एक स्ट्रेंज ग्लो से घेर लेता है। फिगर्स मटेरियलाइज होते हैं, उनकी वॉइसेस चारों ओर गूंजती हैं। वो एक वेसल की बात करते हैं और कनागी को उसे फुलफिल करने के लिए चुनते हैं। वो खुद को रिवील करते हैं, हीरोइक सोल्स, वही सोल्स जो उस सेक्रेट प्लेस में सील्ड थीं। किनागी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। लाइट्स, वॉइसेस, सब कुछ अचानक। एक स्पिरिट उसके क्रेस्ट की तरफ पॉइंट करता है, कहता है क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस। वो एक्सप्लेन करते हैं इसमें कोई इनहेरेंट पावर नहीं है, लेकिन पोटेंशियल बियॉन्ड इमेजिनेशन। स्पिरिट्स उसे चॉइस ऑफर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने का, किसी एक के साथ। मैजिक, स्वर्ड्समैनशिप, एंड्योरेंस, एल्केमी। वो उसे अर्ज करते हैं चूज करो, किसकी पावर चाहिए। पहले किनागी सोचता है हैकी जैसी स्ट्रेंथ लेने की, लेकिन फिर उसका रिजॉल्व बदल जाता है। अब वो किसी को कॉपी नहीं करना चाहता, वो चाहता है अनमैच्ड पावर, ऐसी ताकत जो हर ह्यूमिलिएशन मिटा दे। जब स्पिरिट्स चॉइस के लिए प्रेस करते हैं, किनागी डिक्लेयर करता है मुझे सब चाहिए, हर स्पिरिट की पावर, हर आउंस। वो किसी एक पर सेटल करने से मना कर देता है। फाउंडर्स शॉक्ड रह जाते हैं, कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, कोई वेसल इतना पावर विथस्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन किनागी उन पर चिल्लाता है और अचानक वो सबको एब्जॉर्ब करने लगता है। एक एक करके सारे स्पिरिट्स उसके अंदर समा जाते हैं। स्पिरिट्स स्टन्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, शॉक्ड हैं। एक वीक वेसल सबको एब्जॉर्ब कर गया। उसी समय एक नियर बाय हिल से हैकी एक सडन बर्स्ट ऑफ लाइट देखता है। रिवर वायलेंटली सर्च करती है, जैसे नीचे एक्सप्लोजन हुआ हो। कुछ ही पलों बाद किनागी बाहर निकलता है और हिल पर लैंड करता है, सीधे हिजाकी के सामने। उसके सामने खड़े हायुकी और उसके मेन कनागी को देखते ही फ्रीज हो जाते हैं। उसके लुक्स बदल चुके हैं, उससे एक पावरफुल ऑरा रेडिएट हो रही है और उसकी वाइब्स पूरी तरह अलग हैं। हायुकी का एक आदमी स्नियर करता है, मॉक करता है, रोज की तरह वापस क्रॉल कराया। कनागी अनडिटर्ड रहता है। वो पास के पेड़ से एक छोटी ब्रांच तोड़ता है और उसे स्विंग करता है सीधे उनके सामने। उसके मेन हंस पड़ते हैं, इनक्रेडिलस, क्या सच में सिर्फ स्टिक से फाइट करेगा? हिजाकी इम्पेशेंट हो जाता है, ऑर्डर देता है इस बार इसका हेड कट कर दो, इंश्योर करो ये बचे नहीं। तभी एक आदमी आगे आता है, खुद को डिक्लेयर करता है ए रैंक सोर्ड्समैन। वो अपनी सोर्ड में एनर्जी चैनल करता है, एरोगेंटली बोलता है ऑनर समझो, मेरे हाथों मरोगे। एक स्विफ्ट मोशन में वो कनागी पर लंच करता है, ब्लेड हवा को चीरती है। लेकिन जब वो कनागी के पीछे लैंड करता है, कुछ भयानक गलत हो चुका होता है। ब्लड उसकी बॉडी से बहने लगता है, जैसे स्ट्राइक उसी पर लगी हो। वो एग्नी में चीखता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। हायुकी और बाकी आदमी स्टंट साइलेंस में खड़े हैं, समझ ही नहीं पा रहे हुआ क्या। कनागी कामली खड़ा है, ब्रांच अभी भी उसके हाथ में। वो फॉलन मैन को मॉक करता है, जो सोर्ड स्किल्स बता रहा था मुझे सिखाएगा। ये सुनते ही दूसरा आदमी स्पेल चैनल करना शुरू करता है, लेकिन उससे पहले कुछ हो, कनागी काउंटर कर देता है। वो कास्ट करता है थंडरबोल्ट हदाद स्पेल, बिना इनकैंटेशन। लाइटनिंग सीधे हायुकी के आदमी पर गिरती है और वो डिफीटेड होकर जमीन पर ढेर हो जाता है। हायुकी डिसबिलीफ में खड़ा है, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। कनागी ने पहले ब्रांच से और अब मैजिक से सबको एफर्टलेसली हरा दिया। उसके दिमाग में मेमोरीज लौट आती हैं, एंशिएंट लेजेंड्स, एक सोर्ड्समैन जिसने वुडन स्टिक से 10,000 की आर्मी गिरा दी थी, और एक विजर्ड जो बिना चांटिंग स्पेल कास्ट करता था। जो स्टोरीज मिथ्स लगती थीं, अब कनागी में अलाइव हो चुकी हैं। मॉजिलियम में डॉर्मेंट सोल्स अब उसके अंदर हैं, 106 सोल्स, ग्रेट फाउंडर्स की। कनागी आगे बढ़ता है, हायुकी की अर्लियर बोस्ट्स याद करते हुए, हिस्ट्री में नाम छोड़ने की। वो डिक्लेयर करता है मेरा नाम भुलाया नहीं जाएगा, मैं हमेशा याद रखा जाऊंगा। और आज एक नया मिथ जन्म लेगा। जैसे जैसे वो पास आता है, हायुकी स्ट्रगल करता है रियलिटी एक्सेप्ट करने में।
क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस के थ्रू कनागी ने फाउंडर्स की सोल्स एब्जॉर्ब कर ली हैं। कनागी के अंदर फाउंडर्स एक्साइटेड हैं, खुश हैं, सदियों बाद फ्रीडम। वो मावल करते हैं और आपस में डिस्कस करने लगते हैं, कौन कंट्रोल लेगा, किसका टर्न होगा, जैसे ये कोई कंपटीशन हो। फाउंडर्स के बीच से ग्रेट सोर्ड्समैन हिनोई हिरू आगे आता है। वो कनागी से एड्रेस करता है, कहता है, इतने सालों बाद भी याद रखा जाना उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। वो पूछता है कि आगे का प्लान क्या है। हाइयोकी को डिसमिस करते हुए बोलता है, वो इनसिग्निफिकेंट है, और कनागी का ध्यान दिलाता है उसके पीछे मौजूद कहीं ज्यादा ऑमिनस चीज की तरफ। कनागी फोकस करता है, वो हाइयोकी की ओर मुड़ता है। हाइयोकी डर से स्टैमर करता है, वार्निंग देता है, एन ए रैंक हंटर को अंडर एस्टिमेट मत करना। बिना हेजिटेशन के कनागी एक पावरफुल जैब देता है, सीधा हाइयोकी के चेहरे पर। हाइयोकी हवा में उड़ जाता है। फिर कनागी मुड़ता है एक मिस्टीरियस बैग की तरफ। बैग से डार्क ऑरा निकल रही है। जैसे ही वो फोकस करता है, अंदर से इमेंस पावर ब्लास्ट होती है और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। हिनोई रिरू पूरी तरह काम है, लिप्स पर बस एक फेंट स्माइल। उसी वक्त सिटी में केओस मच चुका है। एक 3 हेडेड वुल्फ मॉन्स्टर हैविक मचा रहा है। एक आदमी चिल्लाता है, किसरागी, बीस्ट संभालो। किसरागी लीप करता है, ग्रेसफुल। वो 3 हेडेड वुल्फ के ऊपर पोजीशन लेता है और ऊपर से स्ट्राइक करता है, वाटरफॉल इंपैक्ट अटैक। मॉन्स्टर इंस्टेंट गिर जाता है। क्राउड इरप्ट करता है, चीयर्स, अमेजमेंट। एन ए रैंक मॉन्स्टर इंस्टेंटली डिफीटेड। किसरागी, एस रैंक हंटर, हम्बली प्रेज एक्सेप्ट करता है। वो पूछता है, हाइयोकी कहाँ है? एक आदमी कहता है, हिजाकी शायद इंटरव्यू में बिजी है। यंग होप कहलाना अच्छा लगता होगा। किसरागी कमेंट ब्रश ऑफ करता है, कहता है, हाइयोकी की राइजिंग पॉपुलैरिटी गिल्ड की रेपुटेशन के लिए अच्छी है। रिपोर्ट फाइल करने और ड्रिंक लेने की बात चल ही रही होती है कि अचानक एक डेफिनिंग ऑरा पूरे शहर को एनगल्फ कर लेती है। ओवरवेलमिंग प्रेशर, पैनिक फैल जाता है, लोग कोलैप्स करने लगते हैं। इवन हंटर्स फोर्स सह नहीं पाते। किसरागी मुड़ता है और अपनी टीम को डिस्ट्रेस में देखता है और रियलाइज करता है कुछ बहुत गलत हो चुका है। ए रैंक और बी रैंक हंटर्स प्रेशर के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे। अब साफ है, एस रैंक मॉन्स्टर स्ट्रीट्स पर आ चुका है। लोग कोलैप्स कर रहे हैं। इमेंस प्रेशर जो निकल रहा है फाउंडर्स मॉजिलियम से। जंगल में हिजाकी कांप रहा है, उठने की भी ताकत नहीं। उसकी आंखों के सामने बैग से एक मैसिव मॉन्स्टर इमर्ज होता है। वो डिसबिलीफ में बड़बड़ाता है, ये डेमिन है क्या? ये चीज आखिर है क्या? कनागी एक्सप्लेन करता है, हाइयोकी की एक्शंस ने सील तोड़ दिया है। टावर के अंदर जो बॉस मॉन्स्टर सील था वो रिलीज हो चुका है। हाइयोकी डिजास्टर अनफोल्ड होते देख सब समझ जाता है। रेलिक्स हटाने का मतलब था एक पावरफुल सील को अंडू करना, और उसी से टावर की डॉर्मेंट मॉन्स्ट्रोसिटी आज आज़ाद हो चुकी है। हिनोई बीस्ट को एनालाइज करता है प्रिसीजन के साथ और इंस्टेंटली पहचान लेता है, ये है एम्बॉडीमेंट ऑफ एम्प्टीनेस। क्लासिफिकेशन वेल अबव एस रैंक डेंजर। हिनोई बताता है इसकी पॉइजनस ऑरा कुछ किलोमीटर्स में अनगिनत ह्यूमंस को मार सकती है। उनके एरा में ये मॉन्स्टर्स कॉमन थे। हाइयोकी पर पैनिक हावी हो जाता है, रीजन छोड़ देता है। वो भागने लगता है, कन्विंस्ड हो चुका है रुकना मतलब डेथ। लेकिन कनागी वॉर्न करता है, ये प्रेडेटर है, मूवमेंट डिजास्टर बुलाएगा। वार्निंग देर से आती है। जैसे ही हाइयोकी दौड़ता है, मॉन्स्टर रिएक्ट करता है प्रेडेटरी प्रिसीजन के साथ। मैसिव टेंटिकल्स सीधे हाइयोकी पर स्ट्राइक करते हैं। हाइयोकी मुश्किल से सोड उठाता है डिफेंस के लिए, लेकिन टेंटिकल उसकी बॉडी पियर्स कर देता है एज इफ नथिंग। जिस सोड से उसने ड्रैगन मारा था वो यहाँ कंप्लीटली यूजलेस है। मॉन्स्टर उसकी बॉडी पर फैल जाता है और उसकी एसेंस ड्रेन करने लगता है। हाइयोकी की स्क्रीम्स स्ट्रीट्स में गूंजती हैं। कनागी सब पहले ही देख चुका था, वो बस ऑब्जर्व करता है। हिनोई कनागी के पास खड़ा है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। वो प्रपोज करता है, मुझे कंप्लीट कंट्रोल दो। पूछता है, मेरा 1 हैंडेड सोर्ड स्टाइल देखना चाहते हो? लेकिन ऑफर पूरी हो भी नहीं पाती कि दूसरे फाउंडर्स इंटरवीन करते हैं। हिनोई के बाल पकड़ लेते हैं, अक्यूज करते हैं, इतनी पावरफुल वेसल खुद के लिए क्लेम करना चाहता है। कॉट इन द एक्ट, हिनोई सिचुएशन काम करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी कनागी बोल पड़ता है। वो डिस्प्यूट तोड़ देता है और अपने टर्म्स रखता है, मैं किसी एक को कंट्रोल नहीं दूंगा, ये बॉडी सबकी होगी। वो डिक्लेयर करता है, मैं तुम सबको सरपास करूंगा और तुम्हारे लेवल तक असेंड करूंगा, सिर्फ स्ट्रेंथ से। अगर तुम मेरी बॉडी यूज करना चाहते हो। अब उन्हें उसे दिखाना ही पड़ेगा कि ट्रू पावर असल में कैसा दिखता है।
कनागी की ओडासिटी देखकर हिनोई पल भर के लिए बिविल्डर्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी ब्लेड तैयार करता है। इसी मौके को पकड़कर कनागी पहला कदम उठाता है। वो कोगी के बॉडी के साथ मर्ज होना शुरू करता है और बाकी फाउंडर्स को भी ऐसा ही करने के लिए रैली करता है। जैसे ही हिनोई अपनी स्वॉर्ड उठाता है, कनागी भी शैडो करते हुए वही करता है और सीधे मॉन्स्टर के लिम्स को टारगेट करता है। हिनोई की ब्लेड एक और फाउंडर की एक्सपर्टीज से गाइडेड होकर एक ही डिफाइसिव स्ट्राइक में डीमन का एक आर्म काट देती है। बीस्ट तुरंत रिटालिएट करता है और एक और वायलेंट स्विंग मारता है। लेकिन अब कनागी में एक और फाउंडर की मास्टरी इन्फ्यूज हो चुकी है। वो इनह्यूमन एजिलिटी के साथ अटैक को इवेट करता है। स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ चढ़ती जाती है। लेयर्स के लेयर्स उसके अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं। हर फाउंडर बारी बारी से उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। ओल्ड मास्टर का इन्फ्लुएंस उसे ये पावर देता है कि वो क्रीचर की अपनी टेंटिकल्स को शेयर फोर्स से पकड़कर मॉन्स्टर को जमीन पर पटक दे। जोरदार हमलों से मॉन्स्टर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। कनागी जमीन से एक बो उठाता है और उसे इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को पियर्स करता है। इसके बाद वो अपने हर स्किल का यूज करता है, व्हर्लविंड, फायर ब्रेथ और आइस अटैक्स तक। हिनोई एक बार फिर कंट्रोल लेता है और जमीन से हाकी की टूटी हुई स्वॉर्ड उठा लेता है। ठीक उसी वक्त डीमन नीचे से सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है। कनागी की आंखें पीली चमकने लगती हैं। उसके अंदर मौजूद ग्रेट विजर्ड अब पूरी तरह सामने आ चुका है। वो क्रीचर को मिड स्ट्राइक में ही इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। एक पावरफुल लीप के साथ कनागी खुद को मॉन्स्टर के ऊपर पोजीशन करता है। अब कंट्रोल पूरी तरह हिनोई के पास है। वो अपनी सिग्नेचर वन हैंडेड स्वॉर्ड टेक्निक एग्जीक्यूट करता है, गेकी राची वेव कटिंग ब्लेड। एक ही स्लैश में डीमन दो टुकड़ों में कट जाता है और उसकी रैम्पेज वहीं खत्म हो जाती है। विक्ट्री हासिल होते ही कनागी के चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल फैल जाती है और डीमन जमीन पर गिर पड़ता है। इसी दौरान पास के एक पेड़ पर बैठा एक रेवन पूरी लड़ाई को ऑब्जर्व कर रहा होता है। शहर के किसी कोने में एक टावर पर खड़ा एक आदमी अपना फोन उठाता है। उसे ये सुनकर शॉक लगता है कि मॉन्स्टर पहले ही डिफीट हो चुका है, उसके इंटरवीन करने से पहले ही। वो पूछता है कि क्या आसपास कोई स्ट्रॉन्ग हंटर्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ से जवाब मिलता है कि रेवन की फुटेज के अनुसार ये काम अकेडमी के एक स्टूडेंट ने किया है। वो आदमी चिहारा मदोरी, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेंड, इस स्टूडेंट से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। अगली सुबह मदोरी मॉन्स्टर कार्केसेस के एक ढेल के ऊपर बैठा होता है और अकेडमी के डायरेक्टर को कॉल करता है। वो उसे एस रैंक मॉन्स्टर की डिफीट के बारे में बताता है, लेकिन साफ करता है कि ये उसका काम नहीं था। रेवन फुटेज के हिसाब से क्रीचर को कनागी नहीं मारा है। मदोरी को ये मानना मुश्किल लगता है, खासकर कोगी की उस हिस्ट्री को देखते हुए जिसमें वो लगातार 3 बार हंटर्स एग्जामिनेशन फेल हो चुका था। फिर भी वो डायरेक्टर से एक फेवर मांगता है। अकेडमी में वापस स्टूडेंट्स के बीच पिछले दिन की घटनाओं को लेकर जबरदस्त बज़ मचा हुआ है। उस ओवरवेलमिंग ऑरा ने कई लोगों को हिलने डुलने तक में असमर्थ बना दिया था। अब सब स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि आखिर मॉन्स्टर को डिफीट किसने किया। एक स्टूडेंट मजाक में अपने दोस्त से कहता है कि वही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन दोस्त उसे तुरंत डिसमिस कर देता है। कहता है कि पिछले 10 सालों में एक भी नया एस रैंक हंटर सामने नहीं आया है। फिर भी एकेडमी के गलियारों में र्यूमर्स तेजी से फैलने लगे हैं। ये बात अब पूरे एकेडमी में फैल चुकी थी कि स्लेयर कोई बाहर का नहीं बल्कि उन्हीं की एकेडमी का एक स्टूडेंट है। केगे, जो सहारे के लिए एक स्टिक पर झुका हुआ था, कांपते हुए शरीर के साथ कैंपस से गुजर रहा था। चलते चलते वो आसपास की बातें सुनता है और हैरान रह जाता है कि वो इंसिडेंट अब डिस्कशन का अकेला टॉपिक बन चुका है। अचानक एक आदमी उससे टकरा जाता है और केगे जमीन पर गिर पड़ता है। वो आदमी हंसते हुए ताना मारता है कि कनागी जैसा कोई एस रैंक स्लेयर कैसे हो सकता है। लेकिन कनागी सच्चाई जानता है। उसने सच में डीमन को हराया था, मगर उसकी कीमत थी। उसने अपना शरीर फाउंडर्स को उधार दिया था। अब उनके पावर के रिकॉइल से उसका पूरा शरीर भयानक दर्द में था। जैसे तैसे वो उठने की कोशिश करता है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, तंज भरी मगर जानी पहचानी। ये हीनोई था। वो उसे याद दिलाता है उसका सपना, उन्हें भी पीछे छोड़ने का। हीनोई की टोन एक साथ चैलेंजिंग भी थी और एनकरेजिंग भी, जैसे वो कनागी को झकझोर रहा हो, खुद को संभाल और ऊंचा एम कर। कनागी को पिछली रात कही गई अपनी ही बातें याद आती हैं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ शांत कॉन्फिडेंस में जवाब देता है, अपनी डिटर्मिनेशन दोहराते हुए। वो दर्द को नजरअंदाज करता है और खुद को जबरदस्ती सीधा खड़ा करता है। कनागी के अंदर मौजूद हीनोई हल्की सी हंसी हंसता है और उसे अपनी रिजॉल्व दिखाने को कहता है। चारों तरफ मौजूद स्टूडेंट्स को देखते हुए हीनोई के मन में निराशा की भावना आ जाती है। इस एरा के अवेकनर्स उसे ऑर्डिनरी ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगते। ये उसके समय के वॉरियर्स से बिल्कुल अलग थे। वो सोचता है अगर टावर अभी वापस आ जाए तो ये दुनिया शायद खत्म ही हो जाए। लेकिन तभी उसके विचार टूट जाते हैं। उसे पास में कहीं से एक बेहद पावरफुल ऑरा महसूस होता है।
कनागी तुरंत हीनोई के बिहेवियर में आए अचानक बदलाव को नोटिस करता है और पूछता है, क्या हुआ? हीनोई बात टाल देता है, मगर वो उस इमेंस एनर्जी की फीलिंग को नज़रअंदाज नहीं कर पाता। उसी पल एक प्रोफेसर कनागी को आवाज़ लगाता है और उसे जल्दी आने को कहता है। कनागी मान लेता है कि शायद ये उसकी रेजिग्नेशन लेटर को लेकर है, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ता है। वो जानता है कि वो हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट में अपने तीनों चांसेस खत्म कर चुका है। फेल होने का मतलब सब कुछ फिर से जीरो से शुरू करना। लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट प्रोफेसर उसे फील्ड में री एग्जामिनेशन के लिए भेजने का आदेश देता है। ये सुनकर कनागी सन रह जाता है। ऐसे मौके तो लगभग सुने ही नहीं जाते। उधर विंडोज के पास स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। किसी को भी याद नहीं आता कि कभी फील्ड पर हंटर री एग्जामिनेशन हुआ हो। फील्ड में कनागी स्प्रिंट के लिए पोजीशन लेता है। उसका शरीर अभी भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, खुद को साबित करना। पहला चैलेंज था 100 मीटर स्प्रिंट। एवरेज कंप्लीशन टाइम था 3.6 सेकंड्स और अब तक का रिकॉर्ड था 2.7 सेकंड्स। वही स्टूडेंट जो पहले उसे टकराया था फिर से ट्रैश टॉक करता है, कनागी को फेलियर कहकर चढ़ाता है। लेकिन जैसे ही कनागी दौड़ना शुरू करता है, सारे स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में उसे देखते रह जाते हैं। जैसे ही वो फिनिश लाइन पार करता है, सिर्फ 1.2 सेकंड्स में पूरा मैदान सन रह जाता है। अगला टेस्ट था 3000 मीटर स्प्रिंट। इसका एवरेज टाइम था 4 मिनट्स 20 सेकंड्स और अब तक का रिकॉर्ड था 3 मिनट्स 17 सेकंड्स। लेकिन कनागी एक बार फिर सबकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है। वो इस रेस को सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड में पूरा कर देता है। इसके बाद एक एक करके बाकी टेस्ट्स होते हैं, पुशअप्स, बेंच प्रेस और कई दूसरे फिजिकल ट्रायल्स। हर रिजल्ट पहले से भी ज्यादा शॉकिंग होता है। केगे हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देता है, कई बार तो पुराने बेस्ट को डबल तक कर देता है। स्टूडेंट्स बस उसे देखते रह जाते हैं, हैरानी, शौक और डिसबिलीफ के साथ। कुछ तो उसकी इस नई पावर से इंस्पायर भी होने लगते हैं। खुद केगी के मन में भी एक सवाल उठता है, क्या अब भी फाउंडर्स उसकी मदद कर रहे हैं? लेकिन अंदर से हीनोई उसे साफ जवाब देता है, इस बार फाउंडर्स का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये पूरी तरह उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। उधर हेडमास्टर्स ऑफिस में मदोरी को कनागी मिनातो की पूरी फाइल सौंप दी जाती है। जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट्स पलटता है, वो कनागी के एक्सेप्शनल ट्रैक रिकॉर्ड से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाता। हालांकि हेडमास्टर अपनी शुरुआती शंकाएं जाहिर करता है, री-इवैल्यूएशन के रिक्वेस्ट को लेकर वो शुरू से ही डाउटफुल था। भले ही कनागी की फिजिकल पावर अनडिनाइबल हो, असली चिंता हमेशा से उसकी मैजिकल कैपेसिटी रही है। पिछले 3 सालों में हुए हर असेसमेंट में एक ही नतीजा सामने आया था, कनागी का मैनर लेवल पूरी तरह अनडिटेक्टेबल रहा है। मतलब वो मैजिक यूज करने में पूरी तरह असमर्थ माना गया है। इसी वजह से हेडमास्टर ने पहले ही तय कर लिया था कि कनागी कभी भी एकेडमी के अटेंशन के लायक नहीं बन सकता। मदोरी का सेक्रेटरी इस बात से जरा भी हैरान नहीं होता। वो एक्सपेक्टेड आउटकम को कामली कंफर्म करता है, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी अम्यूजमेंट दिखाई देती है। वो इशारों में कहता है कि शायद इस बार चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी सब सोच रहे हैं। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कनागी अपने मैजिक मेजरमेंट टेस्ट के लिए तैयार खड़ा होता है। एग्जामिनेशन ओवरसी कर रहे प्रोफेसर पूरे प्रोसेस को समझाते हैं। कनागी को अपना मैना एक बड़े फैन में चैनल करना होगा और उसे 30 सेकेंड्स के अंदर घुमाना होगा। फैन जितनी ज्यादा रोटेशंस करेगा, उसी के आधार पर उसका फाइनल स्कोर तय किया जाएगा। इस टेस्ट में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मानी जाती है 1513 स्पिन्स, जबकि अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड रिजल्ट था सिर्फ 4223 स्पिन्स। जैसे ही कनागी खुद को रेडी करता है, उसके दिमाग में उसकी पिछली फेलियर्स की यादें घूमने लगती हैं। चाहे उसने पहले कितनी भी मेहनत की हो, फैंग कभी उसकी कोशिशों से हिला तक नहीं था। माना को महसूस ना कर पाना ही हमेशा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली बार कनागी माना को महसूस कर पा रहा था। वो उसकी राइट फुट से जन्म ले रहा था, उसके पूरे शरीर में स्पाइरल करता हुआ बह रहा था और फिर वापस उसी में लौट रहा था। उसे एहसास होता है कि उसकी ब्रीदिंग इस फ्लो को कंट्रोल ही नहीं बल्कि तेज भी कर सकती है। वो अपनी सांसों को एडजस्ट करता है और एनर्जी को अपनी राइट पाम से बाहर निकालने लगता है। जैसे ही प्रोफेसर टेस्ट शुरू होने का सिग्नल देता है, कनागी बिना एक पल गवाए अपना माना रिलीज कर देता है। फैंग अचानक हैरान कर देने वाली स्पीड से घूमने लगता है। काउंटिंग मशीन उस स्पीड को रजिस्टर करने में स्ट्रगल करने लगती है। हवा की इतनी जोरदार ताकत होती है कि ऑब्जर्वर्स को नंबर्स तक साफ दिखाई नहीं देते। वेलोसिटी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बूम, मशीन ब्लास्ट हो जाती है।
फैंग पूरी तरह डिटैच होकर एक कटर की तरह मैदान के पार उड़ता हुआ निकल जाता है। स्टूडेंट्स डर के मारे चीख पड़ते हैं जब फैंग सीधा मेन बिल्डिंग की तरफ जाता है और जोरदार धमाके के साथ हेडमास्टर्स ऑफिस में घुस जाता है। अंदर हेडमास्टर मुश्किल से खुद को बचा पाता है जब चारों तरफ मलबा गिरने लगता है। पूरे इंसिडेंट के शौक से कमरा हिल जाता है। मदोरी का सेक्रेटरी इस नज़ारे से पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ चारों ओर फैले केओस के बावजूद मदोरी बिल्कुल शांत रहता है। वो हल्का सा चकल गाता है। उसके लिए कनागी की एबिलिटीज और उसकी अपनी ताकत के बीच की रिजेम्बलेंस साफ है। मधुरी के मुताबिक कनागी से पहले सिर्फ एक ही इंसान ऐसा हुआ है जिसका स्कोर इमेजरेबल रहा हो, और वो था खुद मधुरी। प्रोफेसर, जो अब भी जो उसने देखा है उसे समझने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार घोषणा करता है, कनागी ने हंटर एग्जामिनेशन पास कर लिया है। पूरा मैदान एक्साइटमेंट से गूंज उठता है। स्टूडेंट्स खुशी से चीखने लगते हैं, तालियां बजने लगती हैं। कनागी ने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, उसने हर एक्सपेक्टेशन को पीछे छोड़ दिया। अपनी ही हथेलियों को घूरते हुए कनागी डिसबिलीफ में कांप उठता है। सालों तक वो खुद को मैजिक यूज करने के लायक नहीं मानता रहा, लेकिन सच्चाई ये थी, पावर हमेशा से उसके अंदर ही थी। साइड लाइन से हिनोई ये सब शांत संतोष के साथ देखता है। उसे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। कनागी भी अब समझ चुका था, अब सब कुछ बदल चुका था। फाउंडर्स को अपना शरीर सौंपकर उसने वो डोमेन पोटेंशियल अनलॉक कर दिया था जो इतने समय से उसके अंदर छुपा हुआ था। हिनोई अंदर ही अंदर हंस पड़ता है, ये कहते हुए कि उसके सामने खड़ा ये इंसान बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। उसकी किस्मत पर खुदा हुआ क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस अब जाग चुका था, मानो वो एक सदी से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वो इस ख्याल में और डूब पाता, अचानक एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस उन सब पर टूट पड़ती है। हवा में एक जबरदस्त शॉकवेव फैल जाती है। उसकी शियर फोर्स इतनी भारी होती है कि कनागी कुछ पलों के लिए बोल तक नहीं पाता। उसका दिमाग इस सडन एक्सप्लोजन को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि हिनोई तुरंत उस ऑरा को पहचान लेता है। ये वही ऑरा था जो उसने उसी सुबह महसूस किया था। और फिर उसके सामने मानो उसी प्रेशर से मटीरियलाइज होकर एक शख्स खड़ा हो जाता है, द लेजेंडरी मधुरी। कैगी उसे देखते ही सन रह जाता है। वो इंसान जो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर माना जाता है, अब ठीक उसके सामने खड़ा था। मधुरी जमीन पर उतरते ही सीधे कनागी से बात करता है। वो हंटर एग्जामिनेशन में उसकी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करता है, उसकी तारीफ करता है, लेकिन कनागी की हालत ऐसी थी कि वो ठीक से जवाब तक नहीं दे पाता। तभी मधुरी उसके सामने एक नया चैलेंज रख देता है, एक एडिशनल टेस्ट। उसकी शर्त सीधी थी, कनागी को बस उस पर एक सिंगल हिट लैंड करनी है, दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर पर सिर्फ एक हिट। ये सुनते ही कनागी कुछ पलों के लिए फ्रीज हो जाता है। मधुरी सिर्फ 23 साल का, एक ऐसा इंसान जिसने 9 साल की उम्र में ही फुल फ्लेजेड हंटर का टाइटल हासिल कर लिया था। उसके फीट्स लेजेंड बन चुके थे, इतिहास में उसका कोई मुकाबला नहीं। हजारों डीमंस को उसने पलों में राख बना दिया था। उसकी पावर इतनी ओवरवेलमिंग थी कि दूसरे हंटर्स भी उसके सामने खड़े होने से कतराते थे। 10 साल पहले उसने अकेले ही पैंडेमोनियम आउटब्रेक को खत्म कर दिया था, और 5 साल पहले कुशु आउटब्रेक को दबा दिया था। वो एक लिविंग सिंगुलैरिटी था। जैसे जैसे मधुरी चैलेंज समझाता है, कनागी डिसबिलीफ में डूबा रहता है, लेकिन अंदर से हिनोई उत्साहित होता है। वो कनागी से कहता है कि तुरंत अपना बॉडी कंट्रोल उसे सौंप दे, मगर तभी मधुरी टर्म्स को सबसे सिंपल तरीके से साफ करता है। कैगी के पास होंगे पूरे 1 मिनट, उसे हिट कर पाए या नहीं कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। मधुरी खुद सिर्फ 10 सेकेंड्स में एक बार अटैक करेगा ताकि चैलेंज पूरी तरह फेयर रहे। ना हेजिटेशन की जरूरत थी, ना डाउट की। कोई भी स्किल या वेपन कैगी इस्तेमाल कर सकता है, और मधुरी अपने किसी भी स्किल या वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि उसकी सिंसियरिटी साबित हो सके। इतना कहकर मधुरी एक पल में वेपन्स का विशाल आर्सेनल समन कर देता है। अनगिनत लेजेंडरी वेपन्स एक साथ हवा में प्रकट हो जाते हैं। इतने वेपन्स को एक ही पल में देखते ही पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा सरियल लगने लगती है। कैनी के दिमाग में कंफ्यूजन छा जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फेमस मधुरी से 1-on-1 फाइट करने जा रहा है। अब भी अनश्योर होकर वो थोड़ी हिचक से पूछता है, क्या वो सच में किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकता है? जवाब में मधुरी कैजुअली एक कटाना उठा लेता है। उसकी ग्रिप हल्की होती है, मगर पूरी तरह अश्योर्ड। बिना किसी एफर्ट के वो ब्लेड को साफ साफ 2 टुकड़ों में काट देता है, मानो वो सिर्फ एक सूखी टहनी हो। बिल्कुल भी एरोगेंस के बिना वो शांति से कहता है, उसका शरीर किसी भी ब्लेड की शार्पनेस से ज्यादा मजबूत है।
कैनी को ये सब प्रोसेस करने का मौका भी नहीं मिलता कि अंदर से हिनोई का पेशेंस टूट जाता है। उसकी आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन साफ झलकने लगती है। वो गुस्से में कनागी से बॉडी कंट्रोल उसे सौंपने की मांग करता है। मधुरी की ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस अब हिनोई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका गुस्सा उफान पर था। जैसे ही हिनोय ने ऐलान किया कि मडोरी के ऐसे शब्द माफ करने लायक नहीं हैं, किनागी साफ महसूस कर सकता था कि हिनोय की एनर्जी तेजी से सर्च करने लगी है। उसकी प्रेजेंस कई गुना बढ़ रही थी, मानो वो अपनी पूरी ताकत अनलीश करने के लिए तैयार हो। उसी पल किनागी को एहसास होता है, मडोरी की पावर फाउंडर्स के लेवल के बराबर है। उस लेवल की स्ट्रेंथ के सामने उसके पास जीतने का कोई रियल चांस नहीं था। फिर भी ये समझ आने के बावजूद हिचकिचाने का वक्त नहीं था। उधर सारे स्टूडेंट्स फाइट देखने के लिए जमा हो जाते हैं। बिना किसी वार्निंग के मडोरी काउंटडाउन शुरू कर देता है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी जब उसने टेस्ट शुरू होने का सिग्नल दिया। किनागी तुरंत अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और पूरी ताकत से मडोरी की तरफ चार्ज करता है। वो अटैक करने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड था। अंदर से हिनोय सवाल करता है, क्या वो सच में अकेले फाइट करने वाला है? वो कहता है कि ये फेयर नहीं है, लेकिन किनागी उसे इग्नोर कर देता है और अपना असॉल्ट जारी रखता है। उसे पता था कि उसकी कोशिशें शायद फ्यूडल हैं, फिर भी उसका मानना था अगर उसे लेजेंड बनना है तो उसे अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा करना होगा, ना कि फाउंडर्स से उधार ली हुई पावर पर। वो अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और मडोरी पर वार करता है, लेकिन मडोरी बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से सिर्फ मिनिमल मूवमेंट के साथ डॉज कर लेता है। किनागी लगातार रिलेंटलेसली अटैक करता रहता है और मडोरी पूरी तरह काम रहता है। वो कैजुअली अपने फ़ोन पर नज़र डालते हुए पूछता है किनागी कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करता है, फिर हंसते हुए बोलता है कि ये इंसिडेंट ज़रूर रिकॉर्ड होगा और वायरल चला जाएगा। स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में ये सब देखते रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मडोरी बिना फाइट को सीरियस लिए हर एक स्ट्राइक को डॉज कर रहा है। फिर भी किनागी रुकता नहीं, उसका असॉल्ट लगातार जारी रहता है। तभी एक स्टूडेंट उसकी मूवमेंट्स में कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है किनागी अपनी स्वॉर्ड उठाता है, पहले एक वर्टिकल स्लैश का फेक करता है और फिर अचानक बिजली की स्पीड से डायरेक्शन बदलते हुए एक हॉरिजॉन्टल स्लैश करता है, सीधा मडोरी के पैरों की तरफ। और वो एग्जीक्यूशन पूरी तरह फ्लॉलेस होता है। किनागी खुद हैरान रह जाता है कि उसका बॉडी इतनी नेचुरली मूव कर रहा है। उसे एहसास होता है कि वो थक ही नहीं रहा। वो सोचने लगता है कि क्या ये फाउंडर्स को अपना शरीर सौंपने का इफेक्ट है, लेकिन उसके ख्याल अचानक टूट जाते हैं जब मडोरी उसकी फोरहेड पर एक उंगली रख देता है। उसे फ्लिक करने की तैयारी करते हुए कैजुअली कहता है, 10 सेकंड्स तो कब के निकल चुके हैं। किनागी किसी तरह नैरोली डॉच कर लेता है, लेकिन मडोरी जो पावर रिलीज करता है वो पूरा फील्ड ऑब्लीटरेट कर देती है। तबाही देखकर किनागी समझ जाता है, अगर वो अटैक कनेक्ट हो जाता तो उसका हेड वहीं उड़ चुका होता। मडोरी अपनी ही हथेली को देखता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड। उसे किनागी से कोई मैलिस महसूस नहीं होती और वो सोचने लगता है कि क्या उसने अपनी स्ट्रेंथ गलत कैलकुलेट कर ली। इधर किनागी को पैनिक पकड़ लेता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। बेतहाशा वो अपने उस वर्जन को याद करने की कोशिश करता है जो और ज़्यादा स्ट्रांग था। जैसे ही वो फोकस करता है, उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा सर्च करती है जो मडोरी को भी ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। किनागी तुरंत एक और अटैक लॉन्च करता है। उसकी स्पीड तेजी से बढ़ने लगती है। स्टूडेंट्स ऑ में चिल्लाने लगते हैं। कैमरा तक उनकी मूवमेंट्स फॉलो नहीं कर पा रहा। मडोरी को किनागी की प्रेजेंस में आया ये बदलाव महसूस होता है। वो सोचता है, क्या इस पावर को एक्टिवेट करने की कोई स्पेसिफिक कंडीशन है या फिर किनागी जानबूझकर इसे छुपा रहा है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि और 10 सेकंड निकल चुके हैं, मडोरी स्ट्राइक करने का फैसला करता है। इस बार वो सपोजिडली लाइटली स्ट्राइक करने वाला था। वो झुकता है, फिर से उंगली से फ्लिक करने की पोजीशन लेता है, लेकिन आखिरी पल में डायरेक्शन बदल देता है और किनागी को सीधे चेस्ट पर हिट करता है। किनागी हवा में उड़ता हुआ जोर से दीवार से जा टकराता है। वो खून खांसता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हैरानी और एक्साइटमेंट होती है। वो सोचता है, मैं दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेंड से फाइट कर रहा हूँ। उसे समझ आता है कि अगर उसका बॉडी कल जैसा होता तो वो इस एक ब्लो में ही मर चुका होता। ये रियलाइजेशन उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब साफ था, वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है। हालांकि वो ये भी मानता है कि उसकी करंट स्किल अभी भी मडोरी का टेस्ट पास करने के लिए काफ़ी नहीं है। फिर भी वो हार नहीं मानता। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो ब्रूट फोर्स पर भरोसा करते हुए एक बार फिर मडोरी की तरफ चार्ज करता है। अचानक मडोरी अनबिलीवेबल स्पीड से उसके बगल में प्रकट हो जाता है। किनागी वहीं रुक जाता है।
मडोरी शांति से कहता है, सॉरी, मैंने काफ़ी देख लिया। फिर वो बताता है 30 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। अगले ही पल वो किनागी की नेप पर स्ट्राइक करता है। किनागी की चेतना धीरे धीरे फेड होने लगती है और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसे देखते हुए मडोरी कहता है वो वाकई एक जीनियस है, लेकिन फिर भी उसके कॉमरेड्स के लेवल तक नहीं पहुंचता। आखिर में किनागी उस पावर को पूरी तरह अनलीश नहीं कर पाया जिसे मडोरी ने महसूस किया था। वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में साफ डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन तभी किनागी अचानक अपनी स्वॉर्ड पकड़ लेता है। उसी पल मडोरी को पीछे से एक इंटेंस ऑरा महसूस होती है। वो पलट कर देखता है और पाता है कि किनागी का बॉडी पावर से रेडिएट कर रहा है। अब बोलने वाला किनागी नहीं था। हिनोए किनागी के जरिए बोलते हुए कहता है, वो जिद्दी ब्रैट तो कब का सो चुका है, अब आखिरकार मैं कंट्रोल ले सकता हूँ। एक कदम आगे बढ़ते हुए हिनोए मुस्कुराता है और सुझाव देता है कि क्यों ना इस फाइट को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए। उधर किनागी की स्पिरिट, जो उसके बॉडी से अलग हो चुकी थी, ये सब देखकर पैनिक में आ जाती है, हिनोए को अपने शरीर को कंट्रोल करते हुए देखकर। फिर भी मदोरी बस मुस्कुरा देता है। वो उसी प्रेजेंस को पहचान लेता है जिसे उसने पहले महसूस किया था। उसके मन में सवाल उठता है, क्या ये कोई पूरी तरह अलग इंसान है या फिर बस कोई स्किल एक्टिवेट हुई है? जो भी हो, एक बात उसे साफ समझ आ जाती है, कनागी अब मॉन्स्टर बन चुका है। हिनोई के कंट्रोल में आया कनागी अचानक अटैक लॉन्च करता है और चिल्लाता है, इतना स्पेस आउट मत हो मदोरी। मदोरी तुरंत नोटिस करता है, कनागी की मूवमेंट्स पूरी तरह बदल चुकी है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ एक नए लेवल पर पहुंच चुकी हैं। अचानक एक स्वॉर्ड सीधे मदोरी के चेहरे के पास आ जाती है। मदोरी जस्ट इन टाइम डक करता है और बाल बाल बचता है। कनागी फिर से स्विंग करता है। मदोरी को मजबूर होकर पीछे लीप करना पड़ता है डिस्टेंस बनाने के लिए। अब भी शॉक में मदोरी देखता है कि कनागी कितनी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को अगले स्ट्राइक के लिए पोजीशन कर लेता है। कनागी एक बार फिर वार करता है, लेकिन मदोरी ऐन वक्त पर झुक जाता है और अटैक उसके पीछे मौजूद बिल्डिंग पर जा लगता है। अंदर मौजूद स्टूडेंट्स पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें अब डेंजर का एहसास हो चुका था। मदोरी ऑब्जर्व करता है, कनागी की स्लैशेस अब अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी हैं। फिर भी वो उसकी मूवमेंट्स के फ्लो को पढ़ पा रहा था। उसे ये सब एंशिएंट स्वॉर्ड्समैनशिप की याद दिलाता है, जैसे पानी का एक रिलेंटलेस टॉरेंट। मदोरी अपनी हथेली उठाता है, हंसता है और कहता है, एस रैंक को हराने के लिए ऐसी स्किल जरूरी होती है। फिर वो अपना हाथ दोबारा उठाता है, कनागी को फिर से सुलाने के इरादे से, ये कहते हुए कि अभी तो सिर्फ 40 सेकंड्स ही हुए हैं। लेकिन तभी कनागी अचानक इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ता है, स्वॉर्ड घुमाते हुए चिल्लाता है, अब तुम मुझे हिट नहीं कर पाओगे। मदोरी तुरंत पीछे कूदकर अटैक एवेड करता है और हंसते हुए कनागी की स्किल को एक्नॉलेज करता है। स्टूडेंट्स अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मदोरी डिफेंसिव हो चुका था। कनागी चिल्लाता है, तुम बोरिंग हो मदोरी, होल्ड बैक मत करो। वो उसे वॉर्न करता है, अगर तुम मुझे नीचे समझोगे तो मैं बिना हेजिटेशन तुम्हें पीट दूंगा। कनागी एक बार फिर लीप करता है अटैक के लिए, लेकिन मदोरी सिर्फ हंसता है और जवाब में हामी भरता है। एक तेज किक के साथ मदोरी एक पत्थर उछालता है जो पीछे रखे वेपन्स की तरफ उड़ता है। अगले ही पल सारे वेपन्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं। वो उछलता है, कनागी को ऑफ गार्ड पकड़ते हुए, और हवा में तैरते हुए एक वेपन पकड़ लेता है। एक्साइटेड होकर कनागी चिल्लाता है, तो आखिरकार तुम सीरियस हो गए। इसके बाद दोनों के बीच एक इंटेंस मिड एयर बैटल शुरू हो जाती है। फुट से फुट टकराते हैं, जोरदार क्लैशेस होते हैं। स्टूडेंट्स ऑ में ये सब देखते रह जाते हैं। जो भी वेपन उनके रीच में आता है वो उसे पकड़ते हैं और शेयर स्ट्रेंथ से टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उधर कनागी के शरीर के अंदर फाउंडर्स हिनोई को उसकी पूरी पावर अनलीश करते हुए देखते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि मदोरी अब भी उसके साथ पेस बनाए हुए हैं। एक ओल्ड मैन स्पिरिट फाइट में शामिल होने का सुझाव देता है, लेकिन दूसरा फाउंडर उसे डांट देता है, उसे टैक्टलेस कहकर। द ग्रेट विजर्ड, जो चुपचाप सब देख रहा था, अचानक कुछ रियलाइज करता है। कनागी असल में हिनोई की मूवमेंट्स को स्टडी कर रहा है। वो उनसे सीखने की कोशिश कर रहा है। वो देखता है कि कैसे हिनोई अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करता है जब वो नीचे से पाउंस करता है, लेकिन उसी पल उसके हाथ में पकड़ी सोर्ड फिर से टूट जाती है। हिनोई झुंझला जाता है, इस वेपन की पुअर क्वालिटी से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड। हिनोई के अंदर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मदोरी इस बैटल को बेहद एक्सिलरेटिंग और फन मान रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब कोई स्वॉर्ड बची ही नहीं है। वो ताना मारती हुई स्मर्क से सोचता है कि अब कनागी फायर आर्म्स का सहारा लेगा। मदोरी जोर से चिल्लाता है, सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं, और टीजिंग टोन में पूछता है, तो अब क्या प्लान है हिनोई?
हिनोई उसकी बात अनसुनी कर पीछे मौजूद बिल्डिंग की तरफ नजर डालता है और अगले ही पल वहां की तरफ लीप कर जाता है। वो सीधे उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने पहले कनागी को धक्का दिया था और झटके में उसकी सोड छीन लेता है। उसी पल मदोरी पास आकर हिनोई पर जोरदार पंच लॉन्च करता है। इम्पैक्ट इतना भारी होता है कि बिल्डिंग से एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज गूंजती है। किस्मत से हिनोई वक्त रहते डॉज कर लेता है और अगले ही पल मदोरी के सामने फिर से प्रकट हो जाता है। दोनों फिर से मिड एयर क्लैश में उलझ जाते हैं, ब्लो के बदले ब्लो। मदोरी हंसते हुए चिल्लाता है, फाइट मजेदार है, थोड़ी देर और कंटिन्यू करते हैं। उधर स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि बिल्डिंग अब कोलैप्स होने की कगार पर है। बैटल रूफटॉप तक पहुंच चुकी थी। मदोरी का सेक्रेटरी सब कुछ नॉनशैलेंटली देख रहा था, जैसे ये सब रूटीन हो। तभी मदोरी एक मैसिव फैन पर हाथ रखता है और उसे पकड़ लेता है। उसकी ग्रिप से फैन की सरफेस पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। वो फैन को बिल्डिंग से निकालता है और पूरी ताकत से हिनोई की तरफ थ्रो कर देता है। फैन हवा चीरता हुआ सीधे हिनोई की ओर बढ़ता है, लेकिन अगला पल सबको चौंका देता है। हिनोई अपनी वन हैंडेड स्वॉर्ड से डाइस स्टाइल स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए फैन को बीच से काट लेता है। फैन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। मदोरी एक्साइटमेंट में भरकर हिनोई की स्किल की तारीफ करता है, लेकिन हिनोई एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो अपनी स्वॉर्ड सीधे मदोरी की तरफ फेंक देता है, लेकिन शॉकिंगली इम्पैक्ट होते ही स्वॉर्ड टूट जाती है। मदोरी शांति से हाथ उठाता है, हिनोई की तरफ एम करता है और कामली कहता है 60 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। और अगले ही पल वो हिनोई को हथेली से स्ट्राइक करता है और उसे जोर से नीचे की तरफ फेंक देता है। हिनोई दांत पीसते हुए धीमे से कर्स करता है, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, कनागी अचानक उसके पीछे कूद पड़ता है और उसे बाकी फाउंडर्स की तरफ धक्का दे देता है। मदोरी का अगला अटैक सीधे कनागी की ओर बढ़ता है, लेकिन कनागी एक जेंटल मोशन से उसे साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है। अटैक क्लीनली डॉज हो जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड मूव हिनोई और मदोरी दोनों को स्टंट कर देता है। हालांकि इम्पैक्ट की वजह से कनागी का एक हाथ टूट जाता है, फिर भी वो फोकस नहीं खोता। अपने एकमात्र सही हाथ से वो मदोरी के चेहरे पर एक पंच मारता है। अंदर से ये बैटल दो सिंगुलैरिटीज के बीच की टक्कर जैसी लगती है। छोटा सा आउटकम, लेकिन क्लैश बेहद फियर्स, ठीक चेस मैच की तरह, जहां दोनों खिलाड़ी बराबर स्किल्ड हों। हालांकि इंटेंसिटी जबरदस्त थी। हिनोई जानता था कि ये सब कुछ ही पलों में हुआ है। क्वाइट प्राइड के साथ देखते हुए वो रियलाइज करता है कनागी ने जीत की एक नई राह खोल दी है। लेकिन कनागी तब शॉक में पड़ जाता है जब वो देखता है मदोरी अपनी फिस्ट को उसके चेहरे से ठीक पहले रोक लेता है। फ्रस्ट्रेशन उसे घेर लेता है। उसे लगता है वो एक क्लीन हिट नहीं लगा पाया, लेकिन तभी मदोरी मुस्कुराता है और जानबूझकर कनागी की फिस्ट को अपने ही चेहरे की तरफ खींच लेता है, बिना किसी हेजिटेशन के, उसकी कोशिश को एक्नॉलेज करते हुए। वो साफ तौर पर कंफर्म करता है कि कैनेगी पास हो चुका है। इससे पहले कि दोनों कुछ और रिएक्ट कर पाते, दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। फाइट देख रहे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, कंफ्यूजन में, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी हुआ क्या है। मदोरी अब भी बेहोश कैनेगी का शरीर थामे हुए अपनी सेक्रेटरी रेन को आवाज देता है और बताता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए। रेन उसके पास पहुंचती है और आउटकम के बारे में पूछती है। मदोरी कंफर्म करता है कैनेगी पास हो चुका है। वो ये भी मानता है कि उसे कैनेगी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिर वो कैजुअली जोड़ता है कि उससे गलती से कैनेगी का हाथ टूट गया है और रेन से उसे हील करने को कहता है। रेन बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत सहमत हो जाती है। पास खड़े स्टूडेंट्स ये बातचीत सुन लेते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कैनेगी सच में सफल हो गया है। धीरे धीरे रियलाइजेशन सेट होती है और पूरे इलाके में चीयर्स गूंज उठती हैं। कैनेगी ने मदोरी को पंच मारा था। ये शोर शराबा कैनेगी को होश में ले आता है। रेन जब उसे हील कर रही होती है तो उसे हिलने से मना करती है। कैनेगी उसकी बात मानता है, उसे थैंक्स कहता है। रेन मुस्कुराकर उसे टेस्ट पास करने पर बधाई देती है। अब भी डिसबिलीफ में कैनेगी अचानक उठ बैठता है और पूछता है क्या उसने सच में मदोरी को हिट कर दिया था। इससे पहले कि वो इस थॉट को पूरी तरह प्रोसेस कर पाता, मदोरी अचानक उसके पास आ जाता है। उसकी रिएक्शन देखकर अम्यूज्ड। ज्यादा देर रुके बिना मदोरी सीधा कहता है पास तो पास ही होता है। वो मानता है कि मिडवे में उसने फाइट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। मदोरी आगे कैनेगी की स्किल भी तारीफ करता है, खास तौर पर उसकी एबिलिटी उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को डॉज करने की और उसकी इंप्रेसिव मूवमेंट्स की। वो कैनेगी से कहता है कि उसे इस अचीवमेंट पर प्राउड फील करना चाहिए। कैनेगी खुद को संभालते हुए बिना हेजिटेशन उसकी तारीफ एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो अगले स्टेप के बारे में पूछता है, अब आगे क्या होगा। उसका सवाल सुनकर रेन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है और मदोरी की तरफ देखती है। मदोरी भी उतना ही अनश्योर होता है और जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। उस रात घर पर कैनेगी अपनी माँ की मदद करता है। वो किचन में खाना बनाते वक्त कैजुअली पूछती है कितने गेस्ट्स आने वाले हैं। अब भी अनश्योर होकर कैनेगी अंदाजा लगाता है, शायद सिर्फ एक।
उसकी माँ दिन की घटनाओं पर सोचते हुए कहती है, आज का दिन वाकई मोमेंटस रहा। ना सिर्फ कैनेगी ने हंटर एग्जामिनेशन पास किया, बल्कि उसने मधुरी का ध्यान भी खींच लिया। वो पूरे भरोसे से कहती है कि उसे अपने बेटे की काबिलियत पर हमेशा से यकीन रहा है कि वो मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। कैनेगी शांत अप्रिसिएशन के साथ उसकी बातें सुनता है और सर हिलाकर मान लेता है। लेकिन तभी उसकी माँ का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो थोड़ी चिंता के साथ कहती है, इतना फेमस इंसान अगर उनके घर आया तो कहीं लोग इसे डॉग हाउस न समझ लें। कैनेगी एग्जास्परेटेड होकर जल्दी से बात टाल देता है। वो इंसिस्ट करता है कि मधुरी ऐसी चीज़ों पर जज करने वाला इंसान नहीं है। सारे चोर्स खत्म करने और माँ की मदद करने के बाद कैनेगी आखिरकार अपने बेड पर गिर पड़ता है। दिन भर की घटनाएं अब भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसकी नज़र उस कार्ड पर जाती है जो मधुरी ने उसे दिया था, और उसके दिल में अनजानी अनसर्टेनिटी भर जाती है। उसके मन में सवाल उठने लगता है कि मधुरी ने इस सिचुएशन पर ज़्यादा सोच विचार क्यों नहीं किया। उसके ख्याल उसी दिन पहले के बैटलफील्ड की तरफ भटक जाते हैं। उसे साफ याद आता है वो पल जब रेन ने मधुरी को ज़मीन पर गिरा दिया था, उसकी टांग मरोड़ते हुए। मधुरी की दर्द से भरी चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसी पल रेन ने उसे कन्फ्रंट किया था। तभी मधुरी ने कैनेगी को उसकी पुरानी बात याद दिलाई, इशारा करते हुए कि जीत के बाद वो उसके कॉमरेड्स में शामिल होने के लिए अग्री कर चुका है। कैनेगी पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर इस बात से साफ इनकार करता है, कहता है कि उसने ऐसा कुछ न कभी नहीं कहा था। रेन और ज्यादा चिढ़ जाती है और मधुरी की टांग पर अपनी पकड़ और कस लेती है। मधुरी बीच में बोलता है, बताता है कि यहाँ बहुत ज्यादा नजरें हैं। वो कैनेगी को सुझाव देता है कि वो उसी रात उसके घर आए ताकि सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जा सके। वो वादा करता है कि उसे सारे ऑप्शंस समझाएगा और उनके असल दुश्मनों के बारे में भी बताएगा। कैनेगी सोच में पड़ जाता है, ये दुश्मन आखिर हो कौन सकते हैं। टावर तो पहले ही फाउंडर्स द्वारा नष्ट कर दिया गया था और मौजूदा हंटर्स का काम डायमेंशनल क्रैक से निकले मॉन्स्टर्स को खत्म करना था। तो फिर क्या कोई और वजह है? इन सवालों के बीच वो धीरे धीरे नींद में डूब जाता है। अचानक हिनोई की तेज आवाज़ उसे नींद से चौंका देती है। वो आंखें खोलता है और देखता है कि हिनोई और सारे फाउंडर्स उसके कमरे में खड़े हैं। पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर वो पूछता है कि वे यहाँ क्यों हैं और आखिर चल क्या रहा है। हिनोई बस इतना कहता है, वे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और अभी अभी खत्म की है। कैनेगी अब भी पजल रहता है। इंस्टिंक्टिवली वो खुद को ढक लेता है और घबराहट में पूछ बैठता है, क्या उन्होंने तय कर लिया है कि उसका शरीर कौन लेने वाला है? इससे पहले कि हिनोई जवाब दे, डोरबेल बजती है। कैनेगी माफ़ी मांगते हुए कहता है, शायद मधुरी आया होगा, बाकी बात बाद में करेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। घर में अंधेरा है और उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। दरवाजे तक पहुंचते ही उसे झटका लगता है। उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई थी। पैनिक उसे जकड़ लेता है। वो उसका नाम पुकारते हुए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है क्योंकि वो देखता है कि रसोई में कोई बैठा हुआ है। एक अजनबी आदमी बिल्कुल आराम से उसकी माँ के बनाए खाने को खा रहा है। चारों तरफ फैली गंदगी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वो खाने की तारीफ करता है। मॉकिंग टोन में वो कहता है कि कैनेगी को अपनी माँ को डिसिप्लिन करना चाहिए। अगर कस्टमर्स को इम्प्रेस करना है तो उन्हें बेहतर क्वालिटी का खाना परोसना होगा। गुस्से से कांपते हुए कैनेगी पूछता है, वो आदमी कौन है और उसने माँ के साथ क्या किया? वो आदमी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। वो कैनेगी पर चिल्लाता है, अपनी जुबान संभाल कर बात करे। फिर खुद का परिचय देता है, हितानी गुरु, एक एस रैंक हंटर और मधुरी का कॉमरेड। इसके बाद हितानी उसे आदेश देता है अपना सामान उठाने को। वो ऐलान करता है कि अब वे उनके बेस पर शिफ्ट हो रहे हैं। कैनेगी के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। बिना एक पल सोचे वो हितानी पर पंच मारता है, लेकिन हितानी आसानी से डॉज कर जाता है और अगले ही पल उसके पीछे दिखाई देता है। वो ठंडे लहजे में पूछता है, क्या वो कैनेगी को चैलेंज कर रहा है? कैनेगी चुप रह जाता है। उसके दिमाग में अपनी माँ की बातें गूंजने लगती हैं। कैसे पिता के गुजरने के बाद उसने वादा किया था कि वो उसे अकेले गर्व के साथ बड़ा करेगी। उसे उसकी घिसी पिटी चप्पलें याद आती हैं जो वो आज भी पहनती थीं, और कैसे वो हमेशा कहती थी, तू अपने लिए नए स्नीकर्स ले लेना। उसे याद आता है कुछ ही देर पहले उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था और पूरे यकीन के साथ कहा था आज रात उसके लिए उसका फेवरेट टोनकात्सु बनाएगी। ये याद आते ही कनागी की आंखों में आग जल उठती है। वो पूरी ताकत से हानि को घूरता है और दहाड़ कर पूछता है, उसने उसकी माँ के साथ आखिर किया क्या है? इस पूरे सीन को देख रहा हिनोई तुरंत पहचान जाता है, हितानी पिछले एरा का एक एस रैंक हंटर है। उसे देखकर हिनोई चिढ़ जाता है। उसकी नज़र में हितानी बस एमित दोरी की सस्ती कॉपी है। हिनोई ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, अब एक्शन लेने का समय आ गया है।
फाउंडर्स जो कनागी और मदोरी की लड़ाई अपनी आंखों से देख चुके थे, अब समझ चुके थे कि आगे से कनागी को किस लेवल पर ट्रीट करना है। इधर हैतानी मजे लेते हुए कनागी को चिढ़ाता है, कहता है कि उसका गुस्से वाला चेहरा काफी क्यूट लग रहा है। वो हाथ उठाता है उसे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन कनागी जरा भी नहीं हिलता, बिल्कुल अनफेज्ड। जैसे ही वार पास आता है, कनागी आराम से हैतानी का हाथ पकड़ लेता है और हैरान कर देने वाली ईज के साथ उसे घुमाकर जोर से फेंक देता है। ग्रैंडपा फाउंडर सन्न रह जाता है। ये टेक्निक उसे उन पुराने दिनों की याद दिला देती है जब वे मॉन्स्टर से जानलेवा लड़ाइयां लड़ते थे। अगले ही पल हैतानी खिड़की से बाहर उड़ता है, बैकयार्ड की दीवार तोड़ते हुए, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही वो अपने पैरों पर उतर जाता है और स्टैंड संभाल लेता है। वो आगे बढ़ता है, जो हुआ उसे समझने की कोशिश करते हुए। उसके दिमाग में दोपहर की वो लड़ाई घूम जाती है, कनागी बनाम मदोरी। उसे याद आता है सिर्फ कनागी की भयानक ऑरा और सोर्ड्समैनशिप ही नहीं, बल्कि एक अजीब सी पावर भी। वो कनागी की रेजिलियंस को एक्नॉलेज करता है, कहता है वो हाकी से भी ज्यादा स्टर्डी है। कनागी का पेशेंस अब जवाब दे चुका है। वो चिल्लाकर पूछता है उसकी माँ के साथ आखिर किया क्या गया है। अंदर उसकी माँ दर्द से तड़प रही थी, उसके शरीर में जहर फैल चुका था। हैतानी ठहाका लगाकर हंसता है, मॉकिंग टोन में कहता है लगता है कनागी को अभी तक सिचुएशन समझ ही नहीं आई। फिर एक घिनौनी मुस्कान के साथ वो सच्चाई बताता है उसकी माँ रास्ते में आ रही थी, इसीलिए उसे पॉइजन से सुला दिया। हैतानी स्मर्क करते हुए जोड़ता है अगर किस्मत अच्छी हुई तो बस माइनर साइड इफेक्ट्स होंगे। कनागी पूरी तरह शांत रहता है। वो कहता है उसे समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर हैतानी कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखता है। कनागी पूछता है अगर वो उनका फ्यूचर कॉमरेड बन सकता है तो वे उसके परिवार को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। कॉमरेड, ये शब्द सुनते ही हैतानी जोर से हंसता है। अगले ही पल वो अचानक कनागी के पीछे प्रकट होता है, हमला करने को तैयार। कनागी मुश्किल से उस वार से बच पाता है, लेकिन रिलेंटलेस असॉल्ट रुकता नहीं। हमला करते हुए हैतानी ऐलान करता है वो कभी उनका कॉमरेड नहीं बनेगा, वो सिर्फ उनके ऑर्डर्स मानने वाला एक पपेट है। वो ताना मारता है जब उसके अपने लोग हॉस्टेज बन जाएंगे तो उसके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसे नाइव कहता है। कनागी कुछ समझ पाता उससे पहले हैतानी उसके पैर पर जोर से पैर रखता है और उसके चेहरे पर स्लैश मार देता है। मॉकिंग स्माइल के साथ पूछता है क्या वो सही था। वो तुरंत दूरी बना लेता है। कनागी को अपने गाल पर जलन महसूस होती है। जैसे ही वो हाथ लगाता है उसे एहसास होता है पॉइजन पहले ही फैल चुका है। हैतानी ग्रिन करता है और अपनी उंगलियां उठाता है जो अब तेज नीडल्स से ढकी हैं, जहर में लिपटी हुई। वो चिढ़ाते हुए कहता है ये पॉइजन पहले ही उसके सिस्टम में है। फिर वो खुलासा करता है उसका शरीर दर्जनों तरह की पॉइजन बना सकता है, फैंटम बग्स पॉइजन और डेडली विजन। वो शिकायत करता है ये मिशन कितना इनकन्वीनियंट है और आखिर में हैतानी कैजुअली कह देता है अगर वो चाहे तो 5 किलोमीटर रेडियस में जानलेवा टॉक्सिक गैस छोड़ सकता है, लेकिन शहर के बीचों बीच ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ये कहते हुए वो साफ करता है कि ये पॉइजन 1 मिनट के अंदर उसे मार देगा। बस एक ही रास्ता बचने का है, अगर कनागी उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए अग्री कर लेता है तो। ऐसा हुआ तो हैतानी उसे एंटीडोट दे देगा, वरना सीधी मौत। कनागी हैतानी के टॉक्सिन की खौफनाक लिथैलिटी को पूरी तरह समझ जाता है। वो जानता है एक नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉइजन डेथ सेंटेंस है बिना एस्केप के। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और मन ही मन गॉड ऑफ मेडिसिन वैलेंटाइन को पुकारता है, पूछता है क्या वो उसके अंदर मौजूद है। फाउंडर्स की नज़र तुरंत वैलेंटाइन की तरफ जाती है। वैलेंटाइन खुद कंफ्यूज्ड और सरप्राइज दिखती है। वो माफ़ी मांगती है इतनी अचानक समन करने के लिए। कनागी उससे पूछता है क्या वो बाद में उसे पॉइजन न्यूट्रलाइज करना सिखाएगी। वैलेंटाइन हकलाते हुए हाँ कह देती है। ये देखकर हैतानी और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से में पॉइजन की एक और वेव उसकी तरफ फेंकता है और चिल्लाता है ये कैसी बकवास बड़बड़ा रहा है। कनागी तेजी से डॉज करता है और कामली समझाता है जो ईआईडो टेक्निक उसने पहले इस्तेमाल की थी वो गॉड ऑफ हैंड्स कुदू हुमा से बोरो की गई थी। ये सुनकर उसके अंदर रहने वाला वो बूढ़ा देवता सन्न रह जाता है, क्योंकि कनागी ने सिर्फ एक पल देखकर उसकी मूव कॉपी कर ली थी। फिर कनागी एक एक करके नाम लेता है 10,000 आर्मी स्लैशर हिनोई, ब्लू स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन शिमर कालिस और हेवनली बो मार्गेट। वो कहता है उसने इन सबको रिकॉर्ड से स्टडी किया है, मेमोराइज किया है। और फिर हैतानी को बताता है जिन फाउंडर्स को वो कभी पूछता था
अब वही उसके अंदर रहते हैं। ये सुनकर हैतानी पूरी तरह बिविल्डर्ड हो जाता है, लेकिन डरने की बजाय वो आग बबूला हो उठता है। चिल्लाकर कहता है वो उसे दर्द की असली दुनिया दिखाएगा। हैतानी नीडल्स निकालकर उसकी तरफ चार्ज करता है। कनागी बस समय रहते छलांग लगाकर बचता है। हैतानी का वार पास के एक पेड़ पर लगता है और वो पेड़ तुरंत मुरझाकर मर जाता है। बिना रुके हैतानी फिर हमला करता है, चिल्लाता है अगर वो घुटनों पर गिरकर भीख मांग ले तो शायद दर्द कम करने वाला एंटीडोट मिल जाए। वो चेतावनी देता है एक बार दर्द ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया तो वो कभी नॉर्मल नहीं लौटेगा, मैडनेस उसे निगल लेगी। कनागी पूरी तरह शांत रहता है। वो इंतजार करता है। हैतानी का हाथ जैसे ही पास आता है उसी पल कनागी फिसलकर साइड में जाता है, अपनी हथेली हैतानी की छाती पर रखता है और एक्टिवेट करता है फिस्ट ऑफ सेंट वाक। जोरदार इम्पैक्ट से हैतानी के मुंह से खून निकल आता है। उसके अंदर मौजूद वाक भी शॉक में है। फोर्स इतनी जबरदस्त होती है कि हैतानी सीधे स्ट्रीट लाइट से टकरा जाता है। कनागी एक पल भी वेस्ट नहीं करता। वो फॉलो अप में किक मारता है, फीट ऑफ लाइट इसरसन का इस्तेमाल करते हुए। हैतानी दूर जा गिरता है। इसरसन जो उसके अंदर रहता है इस पावर को देखकर हैरान रह जाता है। फिर भी हैतानी खड़ा हो जाता है। एक पल में वो फिर उसके सामने है, दोनों हाथों से हमला करते हुए। कनागी उनके बीच से निकल जाता है, कुछ नीडल्स तोड़ देता है और शार्प भी कराल अटैक उसके पेट पर मारता है। फिर कनागी ड्रैगन्स क्लॉ रोवन की स्किल से हैतानी पर स्लैश करता है। अंदर रोवन खुद हैरानी से भर जाता है। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एपिक मैनवाजेड को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।